टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश दुश्मनी भी करते हैं, राजनीतिक दुश्मनी भी पालते हैं तो बड़ी शिद्दत से, और एकदम ऐसे समय पर वो अपने राजनीतिक दुश्मन पर भी हमला बोलते हैं जब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता, चाहे वो अपना ही सबसे करीबी क्यों ना हो। शुरुआत जॉर्ज फर्नांडिस से करें, मतलब बड़े नेताओं की हम बात कर रहे हैं। जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने इन्हें स्थापित करने में क्या नहीं किया, लेकिन बात जब आंख दिखाने की हुई, गठबंधन के दौरान नेता घोषित करने को लेकर हुई, और उसमें जो जॉर्ज की भूमिका रही, तो फिर जॉर्ज से जब ये नीतीश खफा हुए, उनके राजनीतिक दुश्मनी इस तरीके से साधा कि अंतिम समय में वो इस हालात में भी नहीं रहे कि नीतीश को जवाब दे सके। ठीक उसी तरीके से शरद यादव के साथ भी कमोबेश ऐसा ही उन्होंने किया। शरद यादव ने भी लालू से गठबंधन के बाद जिस तरीके से आंख तरेड़ने शुरू कर दिए थे, तो ऐसा जवाब इन्होंने दिया कि अंतिम क्षण में सांसद की सदस्यता भी उनकी चली गई। और अब तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसकी को लेकर या यूं कहे जिससे राजनीतिक दुश्मनी भी बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं, और समय समय पर ऐसा जवाब दे रहे हैं कि हमें लगता है कि उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि नीतीश के इस चाल का मतलब क्या है। हम बात अमित शाह की कर रहे हैं। चिराग मॉडल को लेकर कहा जाता है कि अमित शाह ही इसके पीछे, पर्दे के पीछे थे। तो चिराग जो अपने आप को हनुमान कहता रहा, इस तरीके से ध्वस्त किया कि रामविलास पासवान की पूरी विरासत ही खत्म हो गई। 12 जनपद समाप्त, हाथ से बाहर, सड़क पर आ गए चिराग, पार्टी खत्म। 2024 में साथ भी आए तो उनकी राजनीतिक हैसियत को कहीं न कहीं नीतीश इंतजार करते रहे कि किस समय उपयुक्त समय आएगा। अभी ठीक है, आइए बेटे साथ आओ, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुम राजनीतिक दुश्मनी उसके बावजूद साधते रहे हो। तो ठीक उसके अभी जो उनके बंगला को लेकर या पारस के जिस तरीके से चुनावी मैदान में आने की बात हो रही है, वो उसी की तरफ इशारा करता है कि जो शाह के जो सिपह सालार बने थे उनको माफी देने वाले भी नीतीश नहीं है। हद तो वो है, सम्राट चौधरी क्या नहीं बोल रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, किस स्तर पर जुबान उन्होंने खोला नहीं और उनको मजबूर किया। ये वही आदमी थे जिन्होंने कहा था कि समर्थन लेने के लिए आप जदयू को बीजेपी के कार्यालय आना पड़ेगा। उस दौर में संजय झा राजभवन से कार्यालय भी गए और उसने चिट्ठी भी सौंपी थी समर्थन मांगने की, और उसके बाद सम्राट चौधरी आए थे। शुरुआती दौर में देख रहे होंगे क्या चमक दमक था, लेकिन 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के परिणाम के बाद उसी सम्राट चौधरी मुरेठा भी खुलवाए, बाल भी मुड़वाए और अध्यक्ष शिप भी चला गया। अब मंत्री पद भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि जिस सरयू राय को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अमित शाह ने क्या नहीं किया, सारी हदें पार कर दी। और सरयू राय उनके कलेजे पर बैठकर मूंग दरड़ दिया। मूंग दरड़ना जो हम लोग बिहार में कहते हैं, मूंग दरड़ते हुए उनके चहेते रघुवर दास को उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में हराकर पूरी पार्टी को हरा दिया। उस सरयू राय को पार्टी में शामिल करने को लेकर कई तरह की कवायद हुई, संघ भी दबाव बनाया, लेकिन डटे रहे शाह कि नहीं लेंगे। तो कल नीतीश ने जैसा बिसात बिछा दिया है कि हमें नहीं लगता है कि अभी अपने आप को शाह संभाल भी पाए। आखिर नीतीश को वो ताकत कहां से मिलती है जो इस शिद्दत से अपने राजनीतिक दुश्मनों को ठिकाना लगा। चलिए सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे साथ अभिषेक जी नियमित जुड़ते हैं। अभिषेक जी जुड़ेंगे, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि आखिर, अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। सीधा सवाल आपसे यही है कि आखिर नीतीश में वो ताकत कहां से आती है? न जात है, न धर्म की राजनीति है, न और जो आज के जमाने में जो पैटर्न, जो मुख्य धाराएं हैं, एक तो धर्म की है, एक जाति की है, दोनों धाराएं उनके साथ नहीं है। फिर भी आखिर नीतीश के अंदर वो कौन सी ताकत है जिस ताकत की वजह से
एक से एक महारथी को, जॉर्ज हो, शरद हो, दिग्विजय सिंह हो, प्रभुनाथ सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, सुशील मोदी को भी कह सकते हैं। थोड़े दिनों में सुशील मोदी भी कुछ आंख तरेरे थे। और अब शाह के सिपा सलार चिराग हो, हनुमान या फिर सम्राट चौधरी, हर किसी को निशाने पर लेते हैं और ठिकाने पर लगाते हैं। आखिर नीतीश के अंदर वो ताकत कौन सी ऐसी ताकत है जो इतने मजबूत स्टार वार को राजनीतिक रूप से ध्वस्त करने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए संतोष जी, बात यदि आपने नीतीश कुमार पर ही आज छेड़ी है, तो नीतीश कुमार को समझने के लिए सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि द मेकिंग ऑफ नीतीश कुमार, जैसे कहते हैं ना कि द मेकिंग ऑफ लालू यादव, छात्र आंदोलन से लेके मंडल कमीशन तक, ये पूरा शेप लिया लालू यादव की राजनीति। वैसे ही द मेकिंग ऑफ नीतीश कुमार पर आप नजर डालेंगे, दो तीन चीजें साफ होती है। पहली कि नीतीश कुमार कभी भी फ्रंट पर आकर राजनीति करने वाले नेता कभी नहीं रहे, जो कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिए हो या ये कर दिए हो। लालू यादव के खिलाफ भी चारा घोटाले को लेकर लालू यादव, नीतीश कुमार ने कभी भी आक्रामक रवैया नहीं अपनाया। नीतीश कुमार की पार्टी के लोग या बीजेपी के लोग, खासकर सुशील मोदी, बोलते थे ज्यादा। नीतीश कुमार ने बिहार के खराब लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था, बिजली, सड़क, इन्हीं सबको मुद्दा बनाया। और उनकी राजनीति को आप देखेंगे तो एक बेहद कैलकुलेटिव गेम खेलने वाली राजनीति नीतीश कुमार के लिए, बहुत कैलकुलेटिव गेम। और इस कैलकुलेटिव गेम खेलने वाली राजनीति के प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, नफा नुकसान दोनों है। नुकसान ये है कि अकेले अपने दम नीतीश कुमार कभी सत्ता में नहीं आ पाए, और फायदा ये है कि हर कैंप में, हर दल में उनके वेल विशर मौजूद है। ठीक है, उनसे नाराज लोगों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त भी है। राजद में देखें तो जगदानंद सिंह तक, भाजपा में देखें तो कई सारे नाम हैं, कहने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं। मतलब हर जगह उनसे नाराज लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। तो उनसे उपकृत लोग हों या उनके प्रशंसक हो, उनकी भी एक ठीक ठाक फहरिस्त वहां मौजूद है। तो ये राजनीति नीतीश कुमार की रही है। अब कईयों को निपटाया, कैसे निपटाया, ये चर्चा आपने छेड़ी है, तो उसमें एक अपवाद मैं मानता हूं, जो जिक्र आपने इंट्रो में किया, जॉर्ज फर्नांडिस का। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस को राजनीति से निपटाना किसी के बूते के बाहर की बात थी, पहली बात। बाकी सभी पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हुए निपटाए गए। जॉर्ज फर्नांडिस अल्जाइमर के शिकार हो चुके थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस को उस दौर में किनारे किया गया। अगर वो अल्जाइमर के शिकार नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि जॉर्ज फर्नांडिस को नीतीश कुमार किनारे लगा देते। ये मैं नहीं मानता हूं। 2004 के लोकसभा चुनाव में ही बड़ी मुश्किल से वो कैंपेन कर पाए, मुजफ्फरपुर से मामूली अंतर से जीते, 6 या 7 हजार वोट से। 2005 के विधानसभा चुनाव में मैंने खुद देखा था अपने इलाके में, वो 2 लाइन बोलने में उनको 5 मिनट लग रहे थे। जब हेलीकॉप्टर से आए, वो भाषण दिया, 2 लाइन का स्टेटमेंट देने में 5 मिनट लग रहे थे। बीमार वो तब भी थे। तो उनको इस लाइन से मैं बाहर रखता हूँ, क्योंकि आप पके हुए केले पर चाकू चला करके उसको चाकू से खाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे ही राजनीतिक रूप से किनारे हो रहे थे। उसके आगे की लाइन हम ये करते हैं। हाँ, नीतीश कुमार की जॉर्ज फर्नांडिस से नाराजगी जरूर थी, और नाराजगी किस बात को लेकर थी? कई सारे कारण थे। नाराजगी का कारण ये था कि नीतीश कुमार पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाहते थे, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस, जो 14 सांसद जनता दल से अलग होने के लिए तैयार हुए थे, उसमें नीतीश कुमार को छोड़ के शायद ही कोई रहे होंगे जो नीतीश कुमार के कहने पे तैयार हुए होंगे। कौन तैयार हुए थे? 14 लोगों की लिस्ट देखें, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय उड़ीसा से थे। आप उत्तर प्रदेश से देखें तो मोहन सिंह थे, जो बाद में सपा में चले गए। बिहार से आप देखें तो बिहार से खुद जॉर्ज फर्नांडिस थे, हरिकिशोर सिंह थे, रामसुंदर दास थे, ये 14 लोग थे कुल जमा। कई लोग थे, लुटन बाबू थे, सुशील सिंह के पिताजी, यही लोग थे। मोटे तौर पर कहें आप तो जो पुराने समाजवादी थे, जो लालू यादव के ढर्रे से नाराज लोग थे, वही लोग थे समता पार्टी में। और नीतीश कुमार का रवैया क्या है, जरा इसको समझने के लिए आप ध्यान देंगे। 95 का चुनाव नीतीश कुमार हार गए। सबको पता है कि विधानसभा चुनाव समता पार्टी बुरी तरह पिट गई। उसके बाद समता पार्टी में 2 दलों का मर्जर हुआ, बिहार पीपुल्स पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी। ये सब लोग समता पार्टी में आ गए। 96 का चुनाव आनंद मोहन भी शिवहर से जीते समता पार्टी से, विपा का मर्जर हुआ था। और यूपी के बलिया सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी जीते समता पार्टी से। उड़ीसा में भक्त चरण दास, जो भी बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे, वो भी समता पार्टी से 96 में जीत के आए थे, अगर आपको याद हो तो। वो सजपा वाले रूप से आए थे।
ओम प्रकाश चौटाला ये लोग भी समता पार्टी में आ गए थे, चौधरी देवीलाल वगैरह। हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल बन गई थी समता पार्टी। बिहार से ज्यादा विधायक हो गए थे, 25 से 30 विधायक थे शायद। तो समता पार्टी फिर टूटी 96 लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, क्योंकि सजपा वाला खेमा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर वाला खेमा उनसे अलग हो गया। इसलिए अलग हो गया क्योंकि नीतीश कुमार, समता उस खेमे का कहना था कि बीजेपी के साथ सीटों का तालमेल हुआ था। अगर आपको याद हो संतोष जी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की रैलियों की काफी डिमांड थी बिहार में 96 के इलेक्शन में, भाजपा समता का, तब एनडीए नाम नहीं पड़ा था। और उसमें चंद्रशेखर ने जो कैंपेन किया था, सिर्फ समता पार्टी जो 22 सीटों पर लड़ रही थी, भाजपा 32 सीटों पर, सिर्फ समता पार्टी वाली सीटों पर कैंपेन किया था। और आखिरी दौर में चंद्रशेखर अगर नहीं जाते बाढ़ में, तो जो राजपूत वोट टूटे थे विजय कृष्ण से बड़ी संख्या में, उनकी अपील पर टूटे थे। तो बहुत मामूली वोट से, शायद 5, 7 या 10 हजार वोट से विजय कृष्ण को हराने में कामयाब हुए थे, वो नहीं हरा पाते। हर जगह वो एक सभा कर रहे थे नीतीश कुमार के लिए, शायद 4 या 5 सभा की थी वहां बाढ़ में जाकर के। तो किसी तरह से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। अब उसके आगे देखिए, पार्टी फिर टूट गई लोकसभा के बाद, क्योंकि ये जिद पर अड़ गए, क्योंकि हमें इसी के साथ रहना है। इन लोगों का था कि वापस जनता दल में चलो। लालू यादव पर चारा घोटाले का केस शुरू हो गया था। वो लोग चाहते थे कि अब जनता दल को, बिहार यूनिट को कब्जा करने का वक्त आ गया। लालू यादव भी स्वाभाविक है कि आज भी आप देख रहे हैं, अपनी पार्टी में किसी को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करते, भले नीतीश कुमार को मान लेते हैं, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार में बॉन्डिंग दूसरे तरह की है। उनसे इनके जनाधार को खतरा नहीं होता, इनसे उनके जनाधार को खतरा नहीं होता। वो लाइन मानने वाले उस वक्त समता पार्टी में लोग थे कि वापस जनता दल की तरफ चला जाए। देवेगौड़ा की सरकार थी, लेकिन ये नहीं माने, बीजेपी के साथ रहे। इन्हें पार्टी पर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए था। जॉर्ज फर्नांडिस से दूरी बननी वहीं से शुरू हुई, क्योंकि इनकी वजह से उनको रुकना पड़ा। उनके ऊपर पूरी समाजवादी बिरादरी से एक लांछन लगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो इंडिया में एक अछूत पार्टी मानी जाती थी, उसको एक स्वीकारोक्ति दिला दी अलग अलग राजनीतिक दलों में। 23-24 दलों को पटा करके लाने का काम जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, जिसके बूते अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन पाए, अन्यथा भाजपा को सत्ता नसीब नहीं होती। उसके बाद आप देखिए 7 दिन की जो सरकार बनी, उसके बारे में कई सारे लोग उस दौर के बताते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस इस पक्ष में नहीं थे कि सरकार बनाई जाए, क्योंकि बिहार विधानसभा का गणित दूसरा दिख रहा था। नीतीश कुमार सरकार बनाए, सरकार 7 दिन में फेल हो गई। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर पटना में बयान दिया कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे मंत्री बनके, बिहार में रहकर संघर्ष करेंगे। और 3-4 महीने बीतते बीतते फिर जाकर के कृषि मंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। ये नीतीश कुमार की राजनीति रही है, इस चीज को आप समझिए। जो कहते हैं ना कि अब हम आप ही के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो ये राजनीति उनकी रही है। फिर उसके बाद देखिए 2005 के चुनाव तक जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार में दूरी बन गई थी। समता पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड हो चुका था, क्योंकि शरद यादव का खेमा इस पार्टी में आ चुका था। शरद यादव कैंप के उमाशंकर सिंह विधायक दल के नेता थे। समता जदयू का मर्जर हुआ तो बिहार में भाजपा से ज्यादा विधायक हो गए जेडीयू के। उमाशंकर सिंह नेता विपक्ष बने, लेकिन नीतीश कुमार की जिद में उन्हें नेता विपक्ष बनने के शायद 1-2 महीने के भीतर ही उमाशंकर सिंह को विधायक दल के नेता पद से हटा करके उपेंद्र कुशवाहा, जो फर्स्ट टाइमर एमएलए थे, उनको नीतीश कुमार ने नेता बनाया था, याद होगा। वो जॉर्ज कैंप के माने जाते थे, बाद में वो राजद में भी चले गए। खैर, तो वहां से नीतीश कुमार ने पार्टी पर अपना होल्ड कायम करना शुरू किया। कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी नीतीश कुमार की वजह से? रघुनाथ झा ने पार्टी छोड़ी। आप देखिए, जो पार्टी छोड़ने वालों में उदय नारायण चौधरी अगर नहीं होते विधानसभा अध्यक्ष, जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार किसी कीमत पर नहीं हटा पाते मुख्यमंत्री पद से। ये उदय नारायण चौधरी थे जिनकी वजह से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को हटाने वाला ऑपरेशन मुकम्मल किया। इस तरह के ऑपरेशन में अगर विधानसभा अध्यक्ष आपके साथ नहीं हो तो आप उसे कम आसानी से पूरा नहीं कर सकते। आप जानते हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के वही कटघरे में खड़ा करके पूरा सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ उद्धव ठाकरे का। उदय नारायण चौधरी कहाँ है आज, किस पार्टी में? ठीक इसी तरीके से देखिए, 2 बार एक साल में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो पार्टी नीलबटा सन्नाटा हो गई थी। पार्टी के लिए फंड रेजिंग का काम करने में जो लोग लगे हुए थे, उनमें दिग्विजय सिंह सबसे आगे थे। कॉर्पोरेट घरानों से या दूसरी जगह से, जहां से भी हो सके, जितना हो सके इंतजाम करो, सब लोग लगे हुए थे। दिग्विजय सिंह के साथ क्या हुआ?
शरद यादव, जिनका इस्तेमाल नीतीश कुमार ने सिर्फ इसीलिए किया कि जॉर्ज फर्नांडिस को किनारे लगाना है। जॉर्ज फर्नांडिस बीमार थे, वो साल 2 साल और अध्यक्ष रह जाते तो क्या हो सकता था, कुछ नहीं होता। उनका स्वास्थ्य डे बाई डे गिरता चला जा रहा था। और जो अल्जाइमर की बीमारी होती है, आपको पता है कि अल्जाइमर या डिमेंशिया में कोई व्यक्ति बहुत तेज गिरावट होती है मानसिक स्वास्थ्य में, वो खुद ही किनारे लग जाते। तो जॉर्ज फर्नांडिस को उस दौर में किनारे लगाया गया जब वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। और वहां पर शरद यादव को इसलिए लाया गया क्योंकि शरद यादव की बिहार में कोई राजनीतिक जमीन नहीं थी। संतोष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि शरद यादव की बिहार में कोई राजनीतिक जमीन नहीं थी, इसलिए उन्होंने शरद यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और शरद यादव को अध्यक्ष बना करके एक तरह से पार्टी पर एब्सोल्यूट कंट्रोल अपना कायम रखा नीतीश कुमार ने। और एब्सोल्यूट कंट्रोल इस तरह से कायम रखा कि 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस को का भी टिकट काटा गया, 2009 में दिग्विजय सिंह का भी टिकट काटा गया, 2009 में हरिकिशोर सिंह की सीट भी भाजपा के हवाले कर दी गई, 2009 में प्रभुनाथ सिंह भी मामूली अंतर से हारे। तो कैसे हारे आपको पता है। 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले आप देखें तो आनंद मोहन को भी सजा मिल गई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव के समय देखें तो बटाईदारी अधिनियम भी चुनाव के तुरंत बाद लेकर आ गए थे। कई सारे फैक्टर नीतीश कुमार ने एक साथ 2005 से 9 के बीच में, 2006 से 9 के बीच में, क्या नवंबर में तो शपथ ही लिए थे, कई सारे बड़े राजनीतिक ऑपरेशन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अंदर किए। इसी दौर में ललन सिंह भी उनसे दूर हो गए थे। और वहां जिनको लाया गया, ललन सिंह के दूर होने के बाद ब्यूरोक्रेसी से हटा करके लाया गया आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह को भी कैसे किनारे किया गया, वो भी दिलचस्प खेल आपने देखा। कहा जाता है बिना नीतीश कुमार की मर्जी के वो केंद्र में मंत्री बन गए थे। लेकिन अभिषेक जी, एक बड़ा जो सवाल है मेरा, वो सवाल अभी भी कायमी है जी। हर मतलब जो भी इस तरीके के लोग थे राजनीतिक रूप से, उनको हाशिए पर पहुंचाने में बड़ी नीतीश कुमार ने भले जो समय लिया हो, लेकिन पहुंचा। जिसने भी बगावत की, जिसने भी आंख टेढ़ी की, उसको नीतीश ने ठिकाने जरूर लगाया। लेकिन बड़ी बात क्या है कि उनके पास ऐसी ताकत कौन सी है, न धन बल है, न जन बल है, जन बल भी नहीं है। एक खास वोट प्रतिशत आप देखिए, जब से 2005 से लेके अभी तक में वही 2-4-5% कम ज्यादा होता आ रहा है। उनके पास कोई मास लीडर भी नीतीश नहीं है। आखिर नीतीश की राजनीतिक कौशल में ऐसी क्या बात है जो इतने बड़े बड़े, लालू यादव को देखिए ना, घुटना टेकने को मजबूर कर देते हैं सत्ता साझेदारी को लेकर। मतलब बीजेपी के साथ भी हैं तो बीजेपी का किसी मंत्री या किसी आला कमान को चलने नहीं देते हैं। तीसरे नंबर की पार्टी है तब भी लालू के साथ भी रहते हैं, तो तब तक वो फाइट करते रहते हैं। और अगर उनको लगता है कि अब असहनीय हुआ तो फिर वो अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। तो आखिर ये ताकत न जन का ताकत है, न धन का ताकत है, तो फिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसके बदौलत नीतीश बिहार की राजनीति में प्रासंगिक भी है और अपने दुश्मनों को उसी अंदाज में ठिकाना भी लगा। संतोष जी, पिछले 26-27 साल से नीतीश कुमार ने राजनीति में 2 बड़े घटनाक्रम पर बहुत मजबूती से ध्यान रखा और 2 एजेंडे पर वो काम करते रहे। एजेंडा नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व विहीन रहने दो, नेता नहीं बना पाए बीजेपी बिहार में, पहली बात। एजेंडा नंबर 2, लालू यादव को यादव वोट बैंक तक सीमित रखो और इस बात का पुख्ता इंतजाम करके रखो कि लालू यादव के यादव जनाधार में कोई सेंध न लगा पाए, पहली चीज। और इन दोनों के बीच वो 15 साल का जो लालू यादव का रिजीम था, जनता दल राजद रिजीम जिसको कहते हैं, उस रिजीम की वो एक तरह से विक्टिम बना करके उसको, एक तरह से कल्प्रिट बना करके उसको, उस रिजीम को जनता के बीच जितनी सेलिंग हो सकती है वो करते रहो। ये इनकी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा। आप सोचिए संतोष जी, नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे तब भी और जब भाजपा से अलग थे तब भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब सत्ता में आई तो बिहार से किसी को रेल मंत्री क्यों नहीं बना पाई? नीतीश कुमार को बिहार की जनता में तक पहुंचाया किसने? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार को बाढ़ के दायरे से बाहर निकालकर बिहार के दायरे तक ले जाने वाला रेल मंत्रालय था। कोई रेल मंत्री बिहार से क्यों नहीं बन पाया? लालू एक बने भी तो लालू यादव बने, कोई और नहीं बन पाया।
कांग्रेस की भी सरकार हो या भाजपा की भी सरकार हो, पिछड़े वर्ग का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी ने भी खड़ा करने में या तो रुचि नहीं दिखाई, या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे नीतीश कुमार या विपक्ष में रहे। इस बात का पुख्ता इंतजाम करके रखा पर्दे के पीछे से। जब तक बिहार की राजनीति में देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या उनके यूएसपी क्या है कि उनकी अपनी छवि पर दाग नहीं है, यही यूएसपी है। और अपनी छवि पर जब कोई दाग नहीं है तो नेतृत्व को बदनाम नहीं किया जा सकता। नेतृत्व को बदनाम नहीं किया जा सकता तो नेता को राजनीतिक रूप से तब तक आप किनारे नहीं कर सकते जब तक नेता के हाथ से कुर्सी नहीं चली जाए। अब नीतीश कुमार के हाथ से तो कुर्सी नहीं गई, पिछले 20 सालों में कुर्सी नीतीश कुमार के हाथ से नहीं गई ना। एक बार गई भी तो उस वक्त पार्टी उनके हाथ में थी, 2014 में जब उन्होंने कुर्सी खुद छोड़ दी थी, जिसके बारे में असेंबली में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया जीतन राम मांझी की ओर इशारा करते हुए कि मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बने थे। तो जब तक कोई व्यक्ति सत्ता में है, नवीन पटनायक जब तक सत्ता में थे, जितना छोटा जनाधार हो, उनकी राजनीति पर संकट नहीं आया। सत्ता छूट गई, अब राजनीति भी खत्म होने के कगार पर है, उम्र भी पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार के साथ क्या है कि उम्र उनके भी पक्ष में नहीं है, वो भी 70 पार है, 73-74 हो चुके हैं, लेकिन सत्ता की लगाम अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में है। और सत्ता की लगाम से अब ना तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटा सकती है ना राजद हटा सकती है। सत्ता की लगाम नीतीश कुमार से सिर्फ बिहार की जनता छीन सकती है, ये बात भी ध्यान में रखिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना चाहेगी तो राष्ट्रीय जनता दल इस दुस्वप्न को बिहार में कभी नहीं आने देगी, जो राजद के लिहाज से दुस्वप्न है, एक बुरा सपना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले लिया किसी ऑपरेशन लोटस या कोई खेल करके, वो नीतीश कुमार को बनाए रखने में रुचि लेगी। भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जी एक बड़ी बात है कि देश का जब इतिहास लिखाएगा ना, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो नीतीश कुमार ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने मोदी के उस अरमानों पर उन्होंने पानी फेर दिया कि बिहार जैसे राज्यों पर उनका मुख्यमंत्रित्व का जो सपना था कि मुख्यमंत्री बने मेरा, वो पूरा नहीं। ये भी तो क्रेडिट नीतीश का है। ये सारे क्रेडिट देखिए, ये जो आप कहना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो सारा क्रेडिट उन्होंने लिया है, जो चीजें उन्होंने दिखाई है और जो राजनीति उन्होंने की है बिहार, देखिए वो हमेशा ऐसे वर्ग के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रखा है जिसको लोग आज तक वोट बैंक मानते ही नहीं थे। जैसे महिलाओं को लेकर उनका काम करने, उन्होंने जो काम किया है, आज भी कल हम गए हुए थे बिहार म्यूजियम, आप सारे जितने पद्मश्री प्राप्त महिलाएं हैं बिहार की, खास करके मधुबनी पेंटिंग की, सब लोग आए हुए थे। कल उनसे इसी तरीके से बात हुई, वो एक मधुबनी में एक पेंटिंग पर विश्वविद्यालय बनाया है, कॉलेज के या विश्वविद्यालय के, मतलब उसके सहारे जो मधुबनी के लड़कियों के अंदर जो एक तकनीकी ज्ञान को लेकर मधुबनी पेंटिंग को हम अब वो लोग एक व्यवसाय से भी जोड़ दिया है और एक उसके रोजगार से भी जोड़ दिया, बाजार से भी जोड़ने की कोशिश की है सरकार। मैं हैरान रह गया, उस हॉल में 70 साल की भी महिला थी और 17 साल की भी लड़की थी और हर किसी के जुबान पर नीतीश था। हमें लगता है कि नीतीश, हाँ, एक ऐसे सेक्टर को उन्होंने फोकस किया ना जो फोकस्ड है ही नहीं। आप भी देखिए ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जदयू रहा वहां महिलाएं सबसे ज्यादा निकली वोट की, और आज मोदी या शाह नतमस्तक है नीतीश के सामने, तो वो चुप्पा वोटर जो है, जिस वोटर को नीतीश कुमार अपने इशारों में मतलब उनको मैसेज देता रहा। तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति न धर्म की राजनीति है न जाति की राजनीति। महिलाओं की क्या, महिला एक जाति है, कोई ब्राह्मण हिंदू मुसलमान महिलाएं नहीं है, कोई कुर्मी कुहार की महिलाएं नहीं, सारी महिलाएं। संतोष जी, इस सवाल में 2 सवाल नथी है और यही उस सवाल का जवाब भी छिपा हुआ है कि इतने सारे लोगों को किनारे करने के बाद क्या अमित शाह को नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से किनारे करने का इंतजाम कर दिया है? ये दोनों चीजें यही छिपी हुई है। दरअसल देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां राजनीति तो नीतीश कुमार समाजवादी धारा की करते हैं, और बिहार को जो लोग जानते हैं सामाजिक रूप से, तमाम समाज विज्ञानी, बिहार में समाजवादी धारा के 2 बड़े पिलर थे। और सामुदायिक रूप से देखें, जिसको जाति की राजनीति कहते हैं,
यादव समाज और राजपूत समाज, ये समाजवादी धारा की राजनीति के बड़े पिलर रहे बिहार में। स्वाभाविक है लालू यादव की पार्टी में जब टूट हुई तो राजपूत समाज का बड़ा हिस्सा, तमाम बड़े राजपूत नेता तो समता पार्टी का ही हिस्सा बन गए थे जो समाजवादी धारा के लोग थे। आपको सब एक एक नाम आप जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने उस लीडरशिप को भी किनारे किया। अगर वशिष्ठ दादा को छोड़ दें, वशिष्ठ नारायण सिंह को, तो सबको किनारे किया। ठीक इसी तरीके से सामाजिक तौर पर जब आप धारा के उलट जाकर राजनीति करते हैं तो आपको एक ऐसे वोट बैंक की व्यूहरचना करनी पड़ती है जो वोट बैंक स्थापित मान्यताओं से अलग हो, स्थापित राजनीतिक मान्यताओं से अलग हो। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया पिछड़ा के अंदर अति पिछड़ा, उसमें भी महिला, अल्पसंख्यक के अंदर भी अति पिछड़ा, उसमें भी महिला पर फोकस, दलित के अंदर भी महादलित और उसमें भी महिला पर फोकस। और स्वाभाविक है कि इतनी सारी महिलाओं का जब ग्रुप बना तो उसमें सवर्ण समुदाय से भी महिलाओं का एक ठीक ठाक जत्था आ ही गया और लौकिक समाज को रिप्रेजेंट कर ही रहे थे। तो एक ऐसा वोट बैंक उनके पास तैयार हुआ जिसके सामने कोई बहुत बड़ा नैरेटिव जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। महिला वोट बैंक को आप शराबबंदी को देखते हैं तो शराबबंदी से क्या है, आपको हमको सबको पता है कि बिहार में जिस कोने में आप जाए वहां शराब मिल रही है। लेकिन महिलाओं से जाकर के पूछे तो लोग, महिलाएं कहती है निश्चित तौर पर शराबबंदी फेल है, शराब हर जगह बिक रही है, जहां ढेला चला के मारिएगा वहां भी शराब बिक रहा है, हवा में ढेला उछाल दीजिएगा तो। लेकिन शराब पी के घर में आने वाले मर्द मारपीट नहीं करते हैं डर के कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो जमानत नहीं होगा। तो ये सामाजिक सुरक्षा का एक पुख्ता इंतजाम जो नीतीश कुमार ने किया, उससे एक वोट बैंक और ज्यादा पुख्ता हो। महिलाओं के लिए क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक सुरक्षा है, घरेलू हिंसा है। बिहार में कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या कॉल सेंटर है कि यहाँ पर वर्क प्लेस की हिंसा वाला मुद्दा ज्यादा बड़ा हो। यहाँ घरेलू हिंसा का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो इन सब से दबे कुचले वर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में इससे निजात मिली। अब अमित शाह की राजनीति पर हम आते हैं कि अपने वोट बैंक के माध्यम से कैसे नीतीश कुमार ने अमित शाह की राजनीति को बिहार से एक तरह से राजनीति को भी खत्म किया, उनके गुट को भी खत्म किया। अमित शाह की राजनीति क्या रही है? अमित शाह की राजनीति पर अगर आप नजर डालें तो अमित शाह की राजनीति रही है कि ईडी सीबीआई से डरा करके या तो विपक्षी पार्टी में कोई एसेट है तो उठा के ले आओ अपने पास, नहीं आ रहा है तो उसे जेल भेज दो। नीतीश कुमार ने जब से सत्ता संभाली, वित्त मंत्रालय किसके पास था? सुशील मोदी के पास। आज सृजन का मामला खुले, अब तो दिवंगत हो गए सुशील मोदी, आज कहां तक आती? सुशील मोदी पर आती सबसे पहले। वित्त मंत्रालय का ट्रेजरी किसका थे? वित्त मंत्रालय का। लालू जी पर इसलिए आई क्योंकि वो वित्त मंत्री भी थे मुख्यमंत्री के साथ। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने राजनीति ऐसे ढंग से की बिहार में, सीधे उन तक कोई आंच पहुंच नहीं सकती थी और अमित शाह उनको घेरने में कामयाब नहीं रहे। वोट बैंक के मामले में 2015 में अमित शाह ने सीधे सीधे माथा लड़ाने की कोशिश की नीतीश कुमार से। वहां पर लालू यादव के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हो गई। प्रधानमंत्री की बिहार में कस्बे में सभा हो रही थी, आपने देखा होगा। जितनी सभा हुई उतनी सीट भी नहीं जीत पाए जी। और स्थिति यह थी कि लालू यादव और नीतीश कुमार की सभा में 150-200 लोग जुड़ते थे, प्रधानमंत्री की सभा में 1.5-2 लाख लोग जुड़ते थे, लेकिन मैंडेट उधर था। ये बिहार की सामाजिक अवस्थिति है जो भीड़ को वोट समझने वाले अमित शाह भूल गए। बिहार आते हैं या पूरे देश में कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलिए भारत माता की जय। मैं थोड़ी मिमिक्री वाले अंदाज में बता रहा हूं आपको। इसी तरह से वो बोलते हैं, लोग से नारा लगाते हैं, सीतामढ़ी वालों अरे जरा जोर से बोलो भारत माता की जय। वो राजनीति बिहार में नहीं चलती है। बिहार में वही चलता है, हे भारत माता हमको कुछ नहीं आता। वही राजनीति बिहार में चलती है और उस राजनीति में अमित शाह फेल होते चले गए। फिर अमित शाह की टीम ने दूसरा मोडस ऑपरेंडी अपनाया। मोडस ऑपरेंडी क्या था? वो मोडस ऑपरेंडी था कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की संख्या बढ़ाना। सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि प्रशांत किशोर को जेडीयू में अमित शाह के कहने पर शामिल किया था और जो पहले से फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी माने जाते थे, संजय झा रहे हो या आरसीपी सिंह रहे हो, सबको प्रशांत किशोर से दिक्कत थी। प्रशांत किशोर को भी किनारे लगाया, वो तो सीएम हाउस में ही रहते थे।
उसके बाद आप देखिए आरसीपी सिंह ने क्या किया। हम्म, भूपेंद्र यादव बिहार पर भारी थे, क्या आरोप लगते थे भूपेंद्र यादव पर कि जेडीयू को तोड़ने, चिराग मॉडल की बुनियाद रखने, और ये सब कुछ कहा गया कि कथित तौर पर अमित शाह के सह पर हो रहा है। जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश, जेडीयू कमजोर हुई, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने एक दूसरा खेल खेल दिया। दूसरा खेल ये खेला कि अब जाति जनगणना को पुश कर देते हैं। जाति जनगणना को इस ढंग से पुश किया कि बिहार में बीजेपी का बैकबोन, जिसको पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों में मानकर चले, तो जो वैश्य समुदाय था उसको खंड खंड कर दिया, उसके हितों को आपस में टकरा दिया। आप देख रहे हैं क्या हुआ है शिवहर में, आप देख रहे हैं आरा में क्या हुआ है। वैश्य समुदाय के हित टकराने का नतीजा आपने हर जगह देखा है। अगर ढंग से वहां पर कांग्रेस पार्टी समझदार होती तो बेतिया में भी टकरा जाता संजय जायसवाल के मामले में। तो वहां पर बीजेपी को एक तरह से रीढ़ की हड्डी तोड़ देना जिसे कहते हैं ना, वैश्य समुदाय क्या है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उसे तोड़ दिया। अमित शाह की राजनीति, अमित शाह ने अपनी एक टीम भी खड़ी की बिहार में। कौन कौन लोग थे उस टीम में? नित्यानंद राय थे, बाद में सम्राट चौधरी को लाया गया। अब राजनीति देखिए, संजय जायसवाल थे। राजनीति देखिए, ये तीनों आपस में टकरा गए, और खास करके नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी तो टकरा ही गए। पगड़ी बांध रहे थे वो भी गया, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर गए, जाति जनगणना करा दिया, आरक्षण भी बढ़ा दिया, आरक्षण कोर्ट में क्वैश भी हो गया। लेकिन जैसे ही आरक्षण अगर क्वैश नहीं होता तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। अब वो मुद्दा भी बन गया। ऊपर से बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा है 3 दिन पहले। जो कहावत है बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, मुकद्दर का सिकंदर ऐसे ही नहीं कहते हैं नीतीश कुमार को। जो काम नीतीश कुमार दिली इच्छा के बावजूद नहीं कर पा रहे थे, दलितों के भीतर पिछड़ा अति पिछड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकार दे दिया साहब कि अगर आपके पास डेटा है, जिस किसी राज्य सरकार के पास सामाजिक आर्थिक डेटा है, वो चाहे तो कोटा विद इन कोटा कर सकते हैं। चलिए, अब बिहार इकलौता राज्य है जिसके पास कोटा विद इन कोटा है, उसको असेंबली में जाने की भी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, वो कैबिनेट के एक अधिसूचना से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अमित शाह की राजनीति जो व्यापक हिंदुत्व की थी, पिछड़ा अति पिछड़ा में टूटा, पुरुष महिला में टूटा। अब दलित महादलित के रूप में जो उतनी बड़ी लाइन वो सामाजिक सेवाओं, सरकारी सुविधाओं के माध्यम से, सोशल वेलफेयर स्कीम के माध्यम से नहीं ड्रॉ कर पाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नीतीश कुमार के लिए रास्ता खोल दिया। लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में भाजपा को फायदा होगा। मैं कह रहा हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप कहें कि जिसको कहते हैं ना, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, सोने की लंका में। उनका हनुमान तो गया जी, सबसे पहले तो उनका हनुमान ही गया जी, जो वही कह रहे ना, हनुमान भी चला गया बिहार में। जीतन राम मांझी ने जो नीतीश कुमार चाहते थे, पता नहीं उन्होंने खुद से कहवाया है, अपनी मर्जी से मांझी ने कहा है, वो सब कुछ कह दिया। और अब चूंकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ है, अमित शाह इस पक्ष में नहीं थे, ये भी आप जानते हैं। यह ऑपरेशन नरेंद्र मोदी के यहाँ से हुआ, अमित शाह को किनारे रख करके हुआ, और अमित शाह को किनारे रख के हुआ। लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया, उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं आए होते, कहीं पटना साहिब भी खतरे में न पड़ जाती। ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। यूपी में अलग हार गए, क्योंकि आग तो बिहार से लगी है जाति गणना की, जो यूपीए में पीडीए में तब्दील हुआ और संविधान बचाओ में तब्दील हुआ। यहां वर्गीकरण होगा, मायावती के लिए भी राजनीति बचाना महत्वपूर्ण हो जाएगा, और भाजपा के लिए भी व्यापक दलित एकता महत्वपूर्ण हो जाएगी कि कैसे कराएं। एक जगह से कई निशाने साधने की दिशा में जो अब नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, अमित शाह राजनीतिक रूप से चाणक्य नहीं रहे। दलों को तोड़ना, विधायकों को मिलाना वो अलग मुद्दा है। एक मिनट संतोष जी, दलों को तोड़ना, विधायकों को मिलाना अलग मुद्दा है, लेकिन सामाजिक नैरेटिव बुरी तरह से बिखर जाना, इसकी बुनियाद जो नीतीश कुमार ने रखी, उससे सबसे ज्यादा नुकसान अमित शाह को हुआ, थोड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी को भी हुआ, और आने वाले वक्त में और बड़ा नुकसान आरएसएस को होने जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यही समझने की जरूरत है कि आखिर नीतीश में वो ताकत क्या है। एक तो परिस्थिति भी ऐसी रही, साथ अनुकूल, कई फैसले भी ऐसे लिए गए जिसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ा, और वो राजनीति, जिस राजनीति की इन्होंने शुरुआत की, क्योंकि देखिए वो खुद जिस जाति वर्ग से आते थे, उसकी जो छवि रही समाज के अंदर, उस छवि का भी लाभ वो उठाए, और जो दबंग समाज था उसके अंदर दलित में महादलित करके पासवान की राजनीति को उन्होंने खत्म कर दी।
पिछड़ा में अति पिछड़ा की राजनीति करके लालू यादव जैसे जातिवादी राजनीति करने वाले की राजनीति खत्म कर दी और एक ऐसी राजनीति उन्होंने खड़ी की बिहार में जिसमें डेवलपमेंट का भी पुट रहा, जाति का भी पुट रहा, धर्म का भी पुट रहा और गवर्नेंस का भी पुट रहा। ये सारी चीजों मिलाकर उन्होंने एक ऐसी राजनीति धारा बना दी कि आज भी नीतीश के बगैर बिहार में राजनीति करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव होता हुआ नहीं है। तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार वाकई में राजनीति के चाणक्य नहीं, अजात शत्रु भी है। नमस्कार, इस बड़ी बहस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।